नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। टू बी स्पेसिफिक, जो भारतीय नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहकर काम कर रहे हैं उनके इनकम टैक्स के बारे में। आपको मालूम ही होगा कि गल्फ कंट्रीज में जैसे कि यूएई, कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया, इनमें भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं, जॉब्स करते हैं और वो अपने घरों पर रेमिटेंसेस भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। तो अभी कुछ डाउट ऐसा हो गया था कि क्या उस रेमिटेंस पर उनको इनकम टैक्स यहां भारत में देना पड़ेगा, और इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बारे में और क्या उनको टैक्स देना होता है या नहीं। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हैं तो महिपाल सर इज माय आईडी, एंड अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना चाहते हैं तो महिपाल राठौड़ इज माय हैंडल एवरीवेयर। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो pathfinder_UPSC चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मालूम ही होगा कि कुछ दिन पहले लोकसभा राज्यसभा का सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन में थी और बजट सेशन अभी खत्म हुआ है। तो जब बजट सेशन चल रहा था तो उस समय फाइनेंस बिल 2021 पास किया गया। अब इस पर विपक्षी नेता तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने एक टिप्पणी करी ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि हमारी वित्त मंत्री ने पहले घोषणा करी थी कि जो भी गल्फ कंट्रीज में भारतीय लोग रह रहे हैं उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जब फाइनेंस बिल पास किया गया तो उसमें लैंग्वेज काफी एम्बिग्यूअस है। उसमें ऐसी लैंग्वेज है जिसका मतलब ये समझा जा सकता है कि उन लोगों को भारत में भी इनकम टैक्स देना होगा। इस फाइनेंस बिल में कहा गया है कि liable to tax in relation to a person and with reference to a country means that there is an income tax liability on such person under the law of that country for the time being in force and shall include a person who has subsequently been exempted from such liability under the law of that country। इसका अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में अनुवाद करूं तो ये मतलब है कि जहां पर व्यक्ति पैसे कमा रहा है, अगर वहां पर वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा है या किसी प्रकार का टैक्स नहीं दे रहा है तो फिर उसकी लाइबिलिटी टैक्स देने की भारत में बनती है। तो ये थोड़ी सी एम्बिग्यूअस लैंग्वेज है, जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन इस सेंटेंस का ये मीनिंग भी हो सकता था। तो ये जब ट्वीट किया गया, इसको कई विपक्षी एमपीज ने रीट्वीट किया, तो उसके बाद हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको ऑफिशियली इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, फाइनेंस एक्ट ने इस प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। जो भी सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान जैसे गल्फ कंट्रीज में भारत के नागरिक काम कर रहे हैं उनको यहां पर एडिशनल इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वैसे आपको मैं अभी बता देता हूं कि इन ज्यादातर इन कंट्रीज में कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो वहां पर जो भी कमाई होती है दैट इज टैक्स फ्री। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग वहां पर जाकर काम करना चाहते हैं, कि वहां पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अब अगर वहां की इनकम पर भारत में आप पैसा भेजते हो और भारत में आपको इनकम टैक्स देना पड़ जाए तो फिर टैक्स तो हो ही गया ना, फिर वहां का इंसेंटिव थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा कि हर साल बजट सेशन में जो हमारा बजट प्रस्तुत होता है 1 फरवरी को, उसको अल्टीमेटली फाइनेंस बिल के रूप में पास किया जाता है। पास होने के बाद फाइनेंस एक्ट बन जाता है और इसमें कई बार बदलाव भी होते हैं, अमेंडमेंट्स भी होते हैं। पिछले 2 साल से एक ट्रेंड देखा जा रहा है, बजट 2020 और 2021 दोनों में जो स्पीच दी गई थी बजट की, यानी जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है उसमें और फाइनली पास होने वाले इस फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे बदलाव थे, बहुत अमेंडमेंट थे। इस साल 127 अमेंडमेंट हुए हैं टोटल फाइनेंस एक्ट 2021 में, यानी कि जो स्पीच थी और जो फाइनली बिल पास हुआ है उसमें 127 अमेंडमेंट्स हैं। तो ये लाइन भी उन्हीं अमेंडमेंट्स में से एक थी। अब निर्मला सीतारमण जी ने ऑफिशियली ये क्लैरिफाई किया कि ये अमेंडमेंट जो है ये किसी भी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी नहीं डाल देता उन नॉन रेजिडेंट इंडियंस पे जो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी वहां पर वो कमा रहे हैं, वो भारत में टैक्स एग्जेम्प्ट रहेंगी, जैसा कि अभी ऑलरेडी है। अब हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की। रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस वो पैसा है जो विदेश में कोई व्यक्ति अपने घर भेज रहा है भारत में। अब चाहे वो अपने घर वालों को दे रहा है, अपने भाई बहन को दे रहा है, या फिर हो सकता है कि वो अपने परिवार के दूर के रिश्तेदारों को दे रहा है। तो ये पैसा कोई भी दे सकता है। हो सकता है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है जो अब यूएस में जाकर वहां का नागरिक बन चुका है तो वो भी पैसा भेज रहा होगा, तो ही और शी कैन बी पार्ट ऑफ द डायस्पोरा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अभी नागरिक भारत का ही है लेकिन मान लो कि दुबई जाकर रह रहा है, जॉब कर रहा है, अपने घर वालों को यहाँ पैसे भेज रहा है, तो वो भी रेमिटेंस का हिस्सा है। हो सकता है कि मेरे कोई पुराने रिश्तेदार हों जो यूएस में रहते हैं और वो मुझे हर महीने पैसे भेजते हैं अगर मुझे आवश्यकता है, तो वो भी एक तरह का रेमिटेंस हो जाएगा। तो बेसिकली विदेशों से अगर जो पैसा आ रहा है जो ऑलरेडी वहां पर टैक्स हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्लैक का पैसा नहीं है, हवाला का पैसा नहीं है, ये सब व्हाइट का पैसा है जो बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से भारत में अपने रिश्तेदारों को भेजा जा रहा है, दैट इज काउंटेड एज रेमिटेंस। तो भारत में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो इंडियन एक्सपैट्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक्सपैट का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है एक्सपैट्रिएट का, जो अपने देश में नहीं रहकर कहीं और रह रहा है। ही और शी इज कॉल्ड है एक्सपैट्रिएट। तो भारत में एक्सपैट्स की संख्या बहुत ज्यादा है दुनिया में। इनफैक्ट सबसे बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी भारतीयों की है और इसीलिए हमारे पास रेमिटेंसेस भी सबसे ज्यादा आते हैं। और रेमिटेंसेस भारत की इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद है। इससे एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, दूसरा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी अच्छा हो जाता है।
होता क्या है कि देखो, हम ज़्यादातर जो बड़े देश हैं उनके साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है। फॉर एग्जांपल चाइना, अब यूएस के साथ पॉजिटिव है, मेरे को यूएस का एग्जांपल मत देना, मुझे पता है, लेकिन जैसे जो कई दूसरे देश हैं जिनके साथ हमारा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस चलता है, तो वहां से अगर हमें रेमिटेंसेज आ जाएं तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है उसमें बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स भी देखा जाता है, प्लस बैलेंस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज भी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, और नेट ट्रांसफर ऑफ मनी जो कि रेमिटेंस है। तो मान लो कि यूएई हमें बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है, हम यूएई से बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर यूएई से हमें पैसा भी आ रहा है रेमिटेंस के तौर पर, तो वो ओवरऑल करंट अकाउंट बैलेंस में थोड़ा सा हमारे प्रति फेवरेबल हो जाता है। तो ये इसका फायदा है। अब 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण दुनिया भर में रेमिटेंसेस में गिरावट आई थी और भारत में भी 9% रेमिटेंसेस कम हुए थे। तो 2020 का ये डेटा याद रख लेना, पूछा जा सकता है। सीधे तौर पर 9% गिरावट आई थी, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सारे देशों में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आए। तो वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 2020 में भारत में $76 बिलियन के रेमिटेंसेस आए। लास्ट ईयर इट वॉज मोर देन 80 बिलियन। कितना होता है 9%, कैलकुलेट कर लेना जो भी आंकड़ा था। 76 बिलियन वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत में रेमिटेंसेस आए, और ये सब ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से आए। अगले बड़े रिसीवर्स कौन है? चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, और उसके बाद है इजिप्ट। अगर आप देखें कि भारत में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया, किस देश से, तो नंबर 1 है यूएई। अब इसको आमतौर पर आप और हम दुबई कहते हैं, लेकिन दुबई अकेला एमिराट नहीं है, वहां पे बहुत सारे एमिराट हैं, उनमें से एक दुबई है। अबू धाबी भी एक एमिराट है, अन्य कई सारे एमिराट्स हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिराट से सबसे ज्यादा पैसा आता है। सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, देन सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार। तो आप देखोगे टॉप 5 में 4 कंट्रीज तो गल्फ के हैं। और एक बात और बता दूं, इन सभी देशों में कोई इनकम टैक्स नहीं है, ना यूएई में, ना सऊदी अरेबिया में, ना कुवैत में, ना कतार में। देयर इज नो इनकम टैक्स। यूएस में है, यूएस में इनफैक्ट बहुत अच्छा इनकम टैक्स है, हमारे से भी ज्यादा है कई बार तो, लेकिन इन गल्फ कंट्रीज में इनकम टैक्स नहीं है। भारत का इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है कि अगर आपको भारत में कोई भी इनकम मिली है, आपने भारत में कोई भी इनकम जनरेट करी है, तो वो टैक्सेबल होगी। चाहे आप भारत में रहते हो या ना रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया में कहीं भी रह लो, दुबई रह लो, भारत रह, मुंबई, दिल्ली या लंदन रह लो, लेकिन अगर भारत में इनकम जनरेट हो रही है तो भारत में आपकी लायबिलिटी होगी। लेकिन इनकम टैक्स की लायबिलिटी केवल तब बनेगी जहां पर पैसा पहली बार उस व्यक्ति के हाथ में आ रहा है, टैक्स पेयर के हाथ में, मतलब फर्स्ट रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी ने आपको पैसे दिए, आपके खाते में पैसे आ गए, दैट इज फर्स्ट रिसीट। अब आप उस पैसे में से आधे पैसे अपने भाई को दे दो, तो भाई को इनकम टैक्स फिर से नहीं देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा कंपनी से आया है, तो वो आपकी फर्स्ट रिसीट गिनी जाती है। अब आपके पास पैसा आ चुका है, लेकिन अगर आपने अब वो पैसा किसी और को दिया तो आप दे सकते हो, उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। इसी प्रकार से जो गल्फ से पैसा आता है वो रेमिटेंसेस के तौर पर देखा जाता है। तो उसमें रेमिटेंस में क्या है कि मान लो गल्फ में कोई जॉब कर रहा है, मेरा भाई जॉब कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा भाई दुबई में किसी होटल में मैनेजर है, उसको वहां पर तनख्वाह मिली 1 लाख रुपए, और वो मुझे 50,000 रुपए भेज रहा है वहां से, तो उस 50,000 रुपए को ऐसे देखा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कि ये दुबई में ऑलरेडी फर्स्ट रिसीट हो चुका है इसका। ये पैसा भारत में मुझे कंपनी ने नहीं दिया है, मेरे भाई ने दिया है, मेरे परिवार वालों ने दिया है, तो ये फर्स्ट रिसीट नहीं गिनी जाएगी। याद रखना, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये परिवार के अंदर आप एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए ये वैलिड होता है। तो वो अगर भारत में मुझे पैसे भेज रहा है तो वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। हो सकता है मेरी अपनी यहां पर तनख्वाह हो 50,000 रुपए, लेकिन उसके उपरांत जो मुझे वो 50,000 रुपए मेरा भाई भेज रहा है उसको टैक्स में नहीं गिना जाएगा। तो ये रेमिटेंसेज होते हैं जो टैक्स लायबिलिटी उनकी नहीं बनती है, क्योंकि उनको फर्स्ट रिसीट की तरह नहीं देख रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ, अगर दुबई में कल को इनकम टैक्स आ गया तो फिर उस पैसे पर उसको दुबई में मेरे भाई को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, या जो भी व्यक्ति दुबई में जॉब कर रहा है उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक गल्फ कंट्रीज में कहीं पर भी इनकम टैक्स नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि शायद कुछ सालों में आ सकता है, क्योंकि तेल से होने वाली जो कमाई है वो धीरे धीरे उनकी कम हो जाएगी। इनकम आउटसाइड इंडिया कैन नॉट बी टैक्स्ड, देयरफॉर व्हेन एन एनआरआई रेमिट्स सच इनकम टू इंडिया इट इज नॉट टैक्सेबल। इट इज द फर्स्ट रिसीट विच मैटर्स फॉर टैक्सेशन इन इंडिया, क्योंकि वो पैसा पहले किसी और के खाते में एज सैलरी आ चुका है, तो उसके बाद भारत आ रहा है, तो इसीलिए वो टैक्सेबल नहीं है। इफ द फर्स्ट रिसीट इज बिकॉज ऑफ द इनकम दैट इज जनरेटेड इन इंडिया, देन सच इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब अगले 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि जो मेरा भाई दुबई में नौकरी कर रहा है, उसने अपना अच्छा खासा पैसा सेव करके उसने दिल्ली में फ्लैट ले लिया और उस फ्लैट को किराए पर दे दिया। अब वहां से उसको क्या जनरेट हो रही है? रेंटल इनकम। तो ये इनकम उसकी भारत में जनरेट हो रही है, इसीलिए भारत में जो वो किराया उसको मिल रहा है अब वो टैक्सेबल होगा। तो चाहे वो दुबई में रह रहा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसकी इनकम भारत में जनरेट हो रही है तो उसको यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जो उसकी दुबई की सैलरी है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जो भारत में वो रेंट से पैसा कमाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर वो 2.5 लाख रुपए के ऊपर होता है तो ऑफकोर्स उसको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स रिटर्न तो फाइल करने ही पड़ेंगे। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हालांकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन क्या है कि कई लोग टैक्स बचाने के लिए इस लूप होल का फायदा उठाते हैं। भारत के इनकम टैक्स रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप 182 दिन से ज्यादा, यानी कि आधा साल से ज्यादा अगर आप देश के बाहर रह लिए,
तो आपको भारत का रेजिडेंट उस साल के लिए इनकम टैक्स के पर्पस के लिए नहीं माना जाता है। तो ये करते थे, बहुत सारे लोग करते थे कि जाकर 6 महीने 8 महीने दुबई में रह लिए, तो भारत में आप 4 महीने रहे हो तो आपकी जो इनकम है, जो ग्लोबल इनकम है, वो अब टैक्सेबल नहीं रही। तो अगर आपका ज़्यादातर बिजनेस भारत के बाहर है तो उस बिजनेस पर टैक्स बचाने का ये बहुत अच्छा तरीका था कि आप दुबई में एक फ्लैट ले लो, साल में 6 साढ़े 6 महीने 7 महीने दुबई में रह लो, और आपकी जितनी भी ग्लोबल इनकम है, मान लो दुबई में ही आपकी इनकम है, तो उस इनकम पर कोई भारत में टैक्स नहीं बनेगा। और इस बारे में मोदी सरकार पिछले साल से चर्चा कर रही है कि हमें इस लूप होल को क्लोज करना है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर इस लूप होल को क्लोज किया तो केवल अमीर लोग नहीं आएंगे, अमीर लोगों के चक्कर में जो नॉर्मल ब्लू कॉलर सैलरी वर्कर्स हैं वो भी, गल्फ वाले सब इसके चक्कर में आ जाएंगे, वो भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, उनको भी इनकम टैक्स भारत में देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर सरकार कोई रूल लाएगी तो वो उसमें कुछ कट ऑफ तय कर सकती है कि जैसे 10 लाख या 15 लाख का कट ऑफ तय कर लिया, उसके ऊपर अगर रेमिटेंसेज आ रहे हैं तो उनको शायद टैक्सेबल कर सकते हैं। अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन प्रोबेबली दिस कैन बी डन। अब भारत सरकार गल्फ वाले इस इनकम को, रेमिटेंस को टैक्स क्यों नहीं करना चाहती? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो ये कि गल्फ कंट्रीज में भारतीय लोगों की संख्या बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा है। दुबई जैसे शहरों में तो ऑलमोस्ट 70-80% आबादी ही भारतीय लोगों की है, और वहां से बहुत सारा पैसा रेमिटेंसेस के तौर पर आता है, और उन जहां पे वो पैसा आ रहा है उन घरों में वो बहुत बेसिक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कई घरों में वो बेसिक खाने पीने की वस्तुएं, बिजली का बिल, वो सब उस रेमिटेंस के पैसे से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा इनकम है, लोग इससे ऑडी फरारी खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेमिटेंस का जो पैसा है, इससे आम जो लोगों की जिंदगियां हैं वो बदल रही हैं, और इसीलिए इस पैसे को सरकार टच नहीं करना चाहती है। थोड़ा सा ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा भी है, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक केरल। अब फाइनली हम बात करते हैं कि अगर इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति है, मान लो भारत में कोई विदेशी लोग आकर काम कर रहे हैं, उनकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर बनती है क्या? मान लो कि कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आकर कोई जर्मन व्यक्ति यहां 1 साल के लिए काम करता है, तो उसको टैक्स देना होगा या नहीं? तो देखो, उसके लिए भारत सरकार ने दुनिया के कई बड़े देशों के साथ टैक्स समझौते कर रखे हैं, उसमें उन्होंने एग्जेम्पशन दे रखा है। तो अगर भारत और जर्मनी के बीच में वो टैक्स वाला समझौता हो रखा है, तो भारत में उस व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा, वो अपने गृह देश में जर्मनी में टैक्स दे देगा, जो भी उनके वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार, तो उनको डिडक्शंस मिल जाते हैं। और अगर कोई यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रहा है तो उसको तो पूरी तरह से एग्जेम्पशन मिलता है। यूनाइटेड नेशंस के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज पर एग्जेम्पशन मिलता है। अच्छा, पिछले वाले में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो मैंने आपको 182 डेज वाला रूल बताया था ना, इसका फायदा कई सारे मर्चेंट नेवी के लोग भी उठाते हैं। आपको पता है ना मर्चेंट नेवी क्या होता है? तो वैसे ही बहुत अच्छा तरीका है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको करियर बैकअप चाहिए तो मर्चेंट नेवी इज अ वेरी गुड करियर। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि मान लो आप शिप पर 7 महीने रह लिए और 5 महीने आप छुट्टी पर आ गए घर, तो आपने 7 महीने जो ये इनकम कमाई है, इस पर भारत में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप 7 महीने जहाज पर थे, और आप जहाज पर थे तो 182 डेज से प्लस होना चाहिए बस। वापिस आ जाते हैं हमारे डबल टैक्सेशन वाले इशू पे। तो जो लोग डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना चाहते हैं वो ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। तो चाहे वो भारतीय लोग हों जो दूसरे देशों में है, या फिर दूसरे देशों के लोग जो भारत में काम कर रहे हैं, उन सबको सहूलियत पहुंचाने के लिए भारत सरकार और अन्य देश आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस की ट्रीटीज साइन कर लेते हैं, ताकि दो देशों में ऐसे नागरिकों को, आम नागरिकों को टैक्स ना देना पड़े। तो भारत सरकार 93 कंट्रीज के साथ इस प्रकार के समझौते कर चुकी है, और इनकी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो कि ये 93 कंट्रीज कौन सी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। इंडिविजुअल हर देश के साथ हमने समझौता कर रखा है। अब देखिए, भारत सरकार को कोई ना कोई कानून तो लाना ही है जिसमें वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को इस टैक्स से बचने के लिए बचने ना दे, वो लूप होल को क्लोज कर दे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं जाकर दूसरे देशों में रहना, वो जाकर रहते थे और 7 महीने दूसरे देश में रहकर भारत में टैक्स को अवॉइड कर जाते थे। इस लूप होल को क्लोज सरकार करना चाहती है, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर उसको क्लोज किया तो उसकी चपेट में ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स भी आ जाएंगे। तो देखते हैं सरकार क्या करती है आने वाले कुछ सालों में। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल या मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर 28 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप 28 अप्रैल तक 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको जुलाई 2022 तक की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर 2 साल का लेते हैं तो जुलाई 2023 या फिर प्रीलिम्स की डेट जो भी देर से होता है वहां तक की आपको वैलिडिटी आपके कोर्स पर मिल जाएगी। और इन कोर्सेज पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो ये डिस्काउंट आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, ओनली इफ यू यूज द कोड यू गेट अ 10% डिस्काउंट। और अगर आप अनअकैडमी पर तैयारी करना चाहते हैं आईएएस एग्जाम की, तो यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, और इन लाइव क्लासेस में आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस दिखेंगे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में आपको क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे। अगेन यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस, याद रखिएगा कोड लगाना मत भूलना, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 44,000 रुपीज। तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन में अभी 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, तो ऑलमोस्ट 15,000-14,000 रुपए के आसपास कुछ आपको यहाँ पर अभी फायदा मिल रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू परचेज दी कोर्स। और अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑप्शनल प्लस जीएस के लिए एक कंबाइंड कोर्स है,
और यहाँ पर भी ये प्राइसेस नहीं देनी है आपको। यूज़ द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। और यहाँ पर EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो EMI में भी पे कर सकते हैं। SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को आप चेकआउट कीजिए। अगर आप इन स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हैं। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है सभी छात्रों के लिए। ये फ्री टेस्ट सीरीज है, केवल एक अनलॉक कोड यूज करना है आपको। कोड यूज करके टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। डेली 12:30 बजे 30 क्वेश्चंस लाइव हो जाते हैं इसमें। और यहां पर अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो प्रीलिम्स में आपको काफी फायदा होगा। तो एक फ्री टेस्ट सीरीज है, इसका फायदा जरूर उठाइए। और एक छोटा सा इंसेंटिव भी है हमारी तरफ से, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टॉप 10 रैंकर्स के लिए हमने कुछ छोटे छोटे प्राइजेस रखे हैं। प्राइज लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा आपके जीवन में कि प्रीलिम्स में आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं। हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट आता है, उसमें आप हिस्सा लेकर बड़ा प्राइज जीत सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप पूल काफी बड़ा है, 4 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर बहुत सारी रैंक्स तक आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। तो संडे को 11 बजे भूलना मत। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।